नमस्कार। कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए इस खास सेगमेंट में हम बात करते हैं और उसी के साथ बाजार से जुड़े आपके सवाल, आपकी उलझनों को भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले भारतीय बाजार में लास्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा ये आपके सामने लेकर आ जाते हैं ताकि हमें पता चले कि इस वक्त मार्केट का टेक्सचर आखिर कैसा है और यहां से आगे फिर रणनीति हम घड़ पाएं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। कमजोरी की भेंट चढ़ा। उसके पीछे की वजह थे जियोपॉलिटिकल तनाव और लगातार कच्चे तेल में उछाल। जियोपॉलिटिकल तनाव थे जिसकी वजह से कच्चे तेल में उछाल आया और कच्चे तेल में उछाल के साथ साथ भारतीय बाजार में कमजोरी, सारे के सारे फैक्टर्स थे जो कि वर्कआउट कर रहे थे और भारतीय बाजार के हक में नहीं थे। इसी वजह से लाल निशान के साथ 23,800 के इर्द गिर्द हमने निफ्टी में करीब 350 अंकों की बिकवाली के साथ क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा बिकवाली और गिरावट के बीच ही कामकाज और इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ सेंसेक्स में भी बिकवाली। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट, बैंक निफ्टी के मुकाबले सेंसेक्स में ज्यादा गिरावट और इन सब के साथ साथ छोटे मझौले स्टॉक्स यानी मिड कैप स्मॉल कैप का खेमा भी कमजोरी की भेंट चढ़ता हुआ दिखा। दरअसल ईरान अमेरिका में जारी तनातनी से ग्लोबल बाजारों में भी कमजोरी के संकेत थे। इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी आया और ट्रंप के ईरानी प्रस्ताव को खारिज करने और ईरान की जवाबी हमले की धमकी से हमने देखा कि कच्चा तेल उसमें उबाल देखने को मिला और इवेंचुअल इंपैक्ट फिर इक्विटीज मार्केट पर, कमोडिटीज मार्केट पर हर तरफ हावी होते हुए दिखने को मिले। यहां से आगे अब आगे की तस्वीर कैसी है समझना, जानना बेहद ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्सिटी में हमें मदद करेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के हरीश जुजारे हैं, हेड ऑफ रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही हमारे साथ पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी के एवीपी फंडामेंटल वेल्थ नंदीश शाह भी जुड़ गए हैं। हरीश, नंदीश, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। हरीश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं बाजार को आप और यहां से आगे की रणनीति, कितना कॉशियस रहना होगा क्योंकि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी। नंदीश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं। नंदीश जी, ये सवाल आपके लिए। क्या ये आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? जी, नंदीश जी, मैं ये पूछ रही हूं कि बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी है, यहां से आगे आने वाले सेशंस के लिए कितनी एहतियात बरतने की जरूरत है, कितना कॉशियस रहना होगा और आप क्या रणनीति बनाकर चल रहे हैं? देखिए, अगर मैं लास्ट एक महीने की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा खासा मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने बाउंस बैक देखा है और जितने भी रिजल्ट्स अभी तक के जो आए हैं दैट इज ऑलमोस्ट इन लाइन और अबाउट द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ से हमको स्टॉक स्पेसिफिक एक व्यू लेना चाहिए मार्केट का और जहां भी अर्निंग्स ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है विच इज मोर देन 15 और 18%, वहां पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है आगे के लिए। तो ये मार्केट ज्यादा करके स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगी और उसमें यहाँ पर ही एक अच्छा खासा व्यू बना रहेगा। ओके, तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई दिख रही है और मार्केट में सेक्टर वाइज भी अगर आप देखें तो नंदीश, हमने देखा कि हेल्थ केयर फार्मा स्पेस है जहां पर थोड़ा बहुत रिस्पांस रहा, डिफेंसिव की भूमिका निभाते हुए बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। फार्मा सेक्टर पर ओवरऑल आपका नजरिया क्या है? सच हमारा व्यू पॉजिटिव है और यहाँ पर हम और अगर यहाँ पर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं स्पेशली इन द फार्मा सेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसमें अगर मैं इसका एक सब सेगमेंट है विच इज द हॉस्पिटल सेक्टर विच इज वेयर वी आर वेरी पॉजिटिव। सो अगर मैं हॉस्पिटल स्पेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक व्यू वी आर पॉजिटिव ऑन अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर एंड मेदांता। ऑलराइट, तो चलिए, फार्मा स्पेस से चुनिंदा स्क्रिप्ट्स जो कि इस वक्त नंदीश जी को पसंद आ रही है वो है ग्लैंड फार्मा, मेदांता जैसे स्टॉक्स हैं जिस पर खासतौर से आपकी नजर होनी चाहिए। और हो भी क्यों ना, फार्मा का पूरा बास्केट है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है। और जब हम फार्मा की बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी स्पेस, हॉस्पिटल काउंटर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स रहे, इस सेक्टर से जुड़े, सेगमेंट से जुड़े स्टॉक्स
जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स वन ऑफ द इंडेक्स जो कि बाजार को संभाल रहा था, टॉप परफॉर्मिंग था। इसके ठीक पीछे हमने देखा कि एफएमसीजी स्पेस में भी थोड़ा बहुत मूव एक्शन नजर आया और इसी के साथ आईटी सेक्टर में भी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन जान थी। इसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला, चाहे फिर वो एनर्जी स्पेस हो या फिर इसके अलावा ऑटोमोबाइल स्पेस हो, ऑटो एंसिलरीज की चाल हो, फाइनेंशियल बैंक्स, हर तरफ हमने देखा गिरावट के बीच कामकाज देखने को मिला। सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। इस बीच हरीश जुजारे भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी सवाल जवाब और मार्केट पर उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे। विकास शर्मा है, उनका पहला सवाल आया है। एलएनटी पर खरीदारी इन्होंने की है, 100 शेयर्स खरीद रखे हैं, 4111 अपने एंट्री प्राइस ये बता रहे हैं। अब एलएनटी है तो स्ट्रॉन्गर स्क्रिप्ट नंदीश जी, लेकिन ओवरऑल नजरिया अगर बनाकर चलना है क्योंकि स्ट्रेंथ है, स्क्रिप्ट और पेडिग्री अच्छी है, इसी वजह से हम देखते हैं मूव भी नजर आते हैं लेकिन स्लो एंड इवेंचुअल मूवमेंट होती है। ऑफ कोर्स निवेश का नजरिया बनाकर चलते हैं लोग इसमें। व्यूअर की खरीदारी 4111 के स्तर की है और 3940 के लेवल्स पर स्टॉक क्लोज हुआ है, करीब 17,000 का नुकसान झेल रहे हैं। क्या राय होगी एलएनटी पर? एलएनटी पर जो हमारा व्यू है वो काफी पॉजिटिव है और जितना भी ये वॉर रिलेटेड जो डिस्ट्रक्शन हुआ है स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट, उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एलएनटी आपके आएगा क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक यही सब कंट्रीज से आता है और वहां का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। तो जितना भी आपके जितने भी ऑर्डर बुक यहाँ से दिखाई देंगे वो स्पेशली इवन इन इंडिया एंड इवन इन ओवरसीज, देन एलएनटी वुड बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। चलिए, तो बिल्कुल ये राय एलएनटी पर फिलहाल हमें मिलती हुई। इस बीच हरीश जुजारे भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश, आपसे भी एलएनटी पर एक टेक जानना चाहेंगे, एक नजरिया टेक्निकली भी बताइएगा। 100 शेयर 4111 के स्तर पर व्यूअर ने खरीदे हैं, वहां से स्टॉक नीचे गया जरूर है, लेकिन क्या राय इस वक्त, क्या एडवाइस बनेगी? और हाँ, बाजार पर भी आपका नजरिया, आने वाले सेशंस आप कैसे देख रहे हैं, कितना कॉशियस रहना है, कहां पर रखनी है नजर? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल देखा जाए तो मार्केट में हफ्ते का शुरुआत थोड़ा खराब रहा। हवेवर देखा जाए तो निफ्टी जो है अहम लेवल सपोर्ट के पास आके क्लोजिंग दिया था, तो 23,800 का इमीडिएट सपोर्ट से हमने बार बार देखा है कि इसी से लेवल से रिकवरी आते हुए नजर आया था पिछले हफ्ते में। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 23,800 के नीचे टूट जाता है तो एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है, करेक्शन जो है और फर्दर डीप देखने मिल सकता है, जहां पे नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे 23,580 550 के लेवल्स के आसपास तक। तो ओवरऑल सेटअप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, तो हो सकता है कि थोड़ा वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। कल 23,800 के नीचे कल ओपन होता है तो हावेवर हमने देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में उसके नीचे ही ट्रेड होने लगा था इंडेक्स। तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है 24,000 के अराउंड, तो अहम लेवल रहेगा रेजिस्टेंस के हिसाब से। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है मुझे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है इंडेक्स में। वैसे बैंक निफ्टी में देखा है तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट थोड़ा बेहतर आज देखा है तो बैंक निफ्टी में भी वीकनेस था। हावेवर सपोर्ट देखा है तो बैंक निफ्टी में 54,000 से 54,250 के रेंजेस में है, तो हो सकता है कि इस लेवल से आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। तो सेटअप दोनों में थोड़ा बहुत वीक नजर आ रहा है। हावेवर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से हमने रनअप ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में देख चुके हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। में अगर डिस्कस कर लेते तो बिल्कुल देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक प्राइस। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 4,150 के अराउंड, ये उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पिछले हफ्ते में पूरा ऑलमोस्ट उसी के रेंज में आसपास ट्रेड कर रहा था, तो इनका लॉन्ग टर्म का पोजीशन है तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के चार्ट में अभी भी सेटअप पॉजिटिव है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज का देखा है तो 3,880 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल सकते हैं। तो जब तक 3,880 के ऊपर होल्ड है मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर उसके नीचे चलता है तो हो सकता है कि थोड़ा माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के नजर से पॉजिटिव है, बने रहना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 3,880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए बाजार पर भी एक नजरिया और इसके साथ साथ एलएनटी के स्टॉक पर भी एक राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया यहां पर मिल चुका है। अगला सवाल बैंकिंग प्लेयर से जुड़ा हुआ है। नंदी जी, कैनरा बैंक पर व्यूअर की खरीदारी है। राहुल वर्मा का सवाल है, इन्होंने 157 रुपए के दाम पर 4,425 शेयर्स कैनरा बैंक के खरीद रखे हैं।
अब कैनरा बैंक तो सही, लेकिन इसके साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की ओवरऑल तस्वीर इस वक्त कैसी नजर आ रही है, क्योंकि लार्जर सेगमेंट है और इस सेगमेंट का चलना या टूटना बाजार की चाल पर काफी हद तक प्रभाव डालता है। पिछले दिनों हम देख रहे हैं बैंक्स एंड एनबीएफसीज फाइनेंशियल्स में जो कमजोरी है उसके चलते बाजार को काफी हद तक काफी कुछ झेलना पड़ा है। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर को आप, और कैनरा बैंक पर व्यूअर के लिए राय क्या होगी? तो अगर मैं पहले बैंकिंग की सेक्टर की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। हमने देखा है कि लास्ट 18 मंथ्स में स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिधर जिधर भी एफआई का ज्यादा होल्डिंग था वहां पर हमने बहुत सारी देखा है कि उसमें बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जितनी भी अर्निंग्स ग्रोथ हमने देखे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या जिस तरह से नंबर्स डिलीवर किए, तो यहाँ से लगता है कि ऑलमोस्ट फॉर दिस ईयर the earnings growth is likely to be in the range of 15 to 18%. तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। और जब भी मैं कैनरा बैंक की बात करता हूँ तो जिस तरह से उन्होंने एक अच्छा खासा उनका जो कासा डिपॉजिट है उसमें भी हमने देखा है कि एक अच्छा खासा मुंह दिखाई दिया है। प्लस उनका जो एडवांसेस ग्रोथ है वॉज ऑलमोस्ट मोर देन 12%, विच इज इन लाइन विद द इंडस्ट्री। तो हमारा कैनरा बैंक पर व्यू पॉजिटिव है और हमारा बाय रिकमेंडेशन है ऑन कैनरा बैंक। ऑलराइट, सो पॉजिटिव व्यू, रिकमेंडेशन खरीदारी के और फंडामेंटल नजरिया ओवरऑल बैंक एंड फाइनेंशियल इस पूरे सेगमेंट पर आपको मिलता हुआ। अगला सवाल मनोज गुप्ता का है। हरीश जी, इटर्नल में खरीदारी इन्होंने की है, 50 शेयर्स इटर्नल के 262 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। अब पिछले दिनों ही हमने फूड डिलीवरी स्पेस में क्वार्टरली अर्निंग्स का सिलसिला भी देखा और स्टॉक प्राइस की अगर बात करें लगातार इटर्नल वर्सेस स्विगी कंपैरिजन होता भी है, एंड हु फेयर्ड द अर्निंग्स बेटर ये कंपैरिजन भी हुआ। बहरहाल स्टॉक्स में गिरावट ही देखी है हमने, 7% की गिरावट स्विगी के शेयर में भी देखने को मिली थी पोस्ट रिजल्ट्स, और इटर्नल में भी लास्ट क्लोज अगर आप देखें 4% का रहा। 262 व्यूअर ने खरीदारी की है, 245 के स्तर पर इटर्नल का स्टॉक चल रहा है। नुकसान है क्या? यहां से आगे फर्दर डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर हाँ तो फिर स्ट्रैटेजी क्या बनाएं? मानसी जी, अगर देखा जाए तो रिसेंटली एक डाउनटिक था 213 से स्टॉक तो रिकवरी तो दे चुका था और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है करंटली। तो हर मुझे लग रहा है कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है 240 के आसपास है, जब तक इसके ऊपर होल्ड है मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। ऊपर की ओर फिर से 265 से 270 लेवल देखने में मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, और क्योंकि जिस तरीके से एक ऊपर लेवल से सेलिंग देखने मिल रहा था, तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि सेटअप मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव है। तो 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हो सकता है कि 240 के नीचे थोड़ा और गिरावट देखने मिल सकता है स्टॉक में, या फिर नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे 230 के अराउंड। तो बेहतर रहेगा कि स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर की ओर 265 आता है तो वहां पे फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट कर ले, क्योंकि सेटअप अभी भी मुझे लग रहा है कि लंबा कंसोलिडेशन हो सकता है स्टॉक प्राइस में फिलहाल के लिए। तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई इटर्नल पर। फूड डिलीवरी स्पेस में हुई है काफी वॉलेटिलिटी, और इसी के चलते कॉशियस रहना, और क्योंकि वहां पर हमने लगातार डाउनसाइड देखे हैं इसीलिए डाउनसाइड विजिबल है, इसको ध्यान में रखते हुए निवेश है तो रणनीति बनाकर चलना चाहिए। प्रतीक जैन का अगला सवाल है। नंदीश जी, सवाल HUL पर है। अगेन HUL के साथ साथ FMCG बास्केट पर भी आपका नजरिया हम समझना चाहेंगे, और व्यूअर की एंट्री की अगर मैं बात करूं 117 शेयर्स 2324 के स्तर पर HUL के इन्होंने खरीद रखे हैं। एग्जिट करना चाहिए या फिर पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहिए, ये सवाल है हमारे व्यूअर का। 2324 अपने एंट्री लेवल है, 2307 के लेवल पर लास्ट क्लोज हमने देखा है। कमजोर बाजार में भी स्टॉक चलने की कोशिश कर रहा था लास्ट सेशन में। नंदीश जी, कैसे देख रहे हैं HUL की चाल को आप? HUL पर व्यू हमारा पॉजिटिव है। अगर मैं इसकी Q4 के नंबर्स की बात करता हूं तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था कि द वॉल्यूम इज लाइकली टू ग्रो बाय 5%, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ऑलमोस्ट 6% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ दिया है। और जब भी हमने देखा है कि बाजार में कोई भी गिरावट आती है तो डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक कंज्यूमर स्टेबल्स, स्पेशली FMCG एंड फार्मा have already मेड अ डिफेंसिव मूव। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो HUL में हमारा व्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पर उन्होंने उनकी पोजीशन उनको मेंटेन करनी चाहिए।
ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखा जा सकता है। लंबी अवधि का अगर यह नजरिया बनाकर आप चल रहे हैं तो अपनी पोजीशन को बनाकर रखें। एचयूएल में फंडामेंटल व्यू जो है ये पॉजिटिव है, हमारे एक्सपर्ट की तरफ से ये राय। जियो फाइनेंस पर हरीश जी अगला सवाल है अमित का। 220 शेयर्स जियो फाइनेंस के 285 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। ये कंटिन्यू करना चाहते हैं पोजीशन को, लॉन्ग टर्म के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लंबी अवधि के लिए पहला सवाल, क्या जियो फाइनेंशियल इस स्टॉक को रखना है, और दूसरा कि अगर रखना है तो फिर लंबी अवधि के लक्ष्य क्या होने चाहिए और टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। कोई टेक हरीश आपका इस पर बनता हुआ? मानसी जी, अगर देखा है तो स्टॉक प्राइस लगातार बीच में भी एक वीकनेस देखने मिल रहा था, लेकिन रिसेंटली एक पुल बैक भी देखने मिला। हमें अगर देखा है तो स्टॉक में जितना पोटेंशियल से अपसाइड मूवमेंट अभी भी देखने नहीं मिल रहा है, तो जल्दी मुझे लग रहा है कि ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है और जो मोमेंटम में फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो जो स्टॉक 20 डे में रिसेंटली क्रॉस किया था उसके नीचे आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है और थोड़ा वीकनेस भी देखने मिल सकता है। इमीडिएट बेस में सपोर्ट देखा है तो 230 के अराउंड है, तो उसके नीचे मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार डाउन मूव देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनका लंबा नजरिया है तो बने तो रह सकते हैं। अब अगर ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 280 290 लेवल्स देखने में आना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर के टाइम पीरियड में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में नजरिए से देखा है तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है, तो बने रह सकते हैं। अब नीचे जब आता है मुझे लग रहा है कि 220 के आसपास वहां पे एटलीस्ट एवरेजिंग करें, क्योंकि स्टॉक में मुझे लग रहा है कि थोड़ा लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन या थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें, नीचे आए तो एवरेजिंग करने के लिए राय रहेगी मेरी तरफ से। ठीक है, कंसोलिडेशन वीकनेस के फेज में गया है और इसीलिए एवरेजिंग की भी बात हो रही है। लंबी अवधि का नजरिया है तो पोजीशन को बरकरार भी रखा जा सकता है। ये राय फिलहाल जियो फाइनेंस पर आपको मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। नंदीश जी आप बताएं, आपकी तरफ से आज के लिए वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? Radico Khaitan is our pick for the day where the target price is almost 4,000। तो यहाँ पर मैं अगर इसकी फोर्थ क्वार्टर नंबर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा हमने देखा था जो वॉल्यूम ग्रोथ स्पेशली इन द प्रीमियम एंड द अबव कैटेगरी। वहां पर जो वो ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको मैक्सिमम मार्जिन मिल सकता है, और आगे जाके कंपनी ने जो गाइड किया है कि दे आर लाइकली टू ग्रो देयर वॉल्यूम बाय अनदर 20% फॉर दिस ईयर नेक्स्ट ईयर। और जैसे जैसे ये प्रीमियम कैटेगरी में उनकी जो ग्रोथ आ जाती है तो उसके वजह से उनको ऑपरेटिंग लिवरेज और यहाँ से उनको मार्जिन बढ़ाने की एक स्कोप बनी रहेगी, और ये जितना भी फ्री कैश फ्लो बनाएंगे उसका ऑलमोस्ट 50 to 60% विल गो फॉर डेट रिडक्शन। सो तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी एक अच्छे खासे ग्रोथ फेज में दिखाई देगी। सो यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो रेडिको खैतान इज आवर पिक फॉर द डे। ऑलराइट, तो चलिए लॉन्ग टर्म व्यू, लंबी अवधि का नजरिया रेडिको खैतान पर नजर रखी जा सकती है। 4000 के लक्ष्य, 6 से 12 महीने का नजरिया 3489 के लेवल्स पर, यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। हरीश जी आप बताइए, आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे? से देखा जाए तो नारायण हृदयालय जो है NH है उसका स्क्रिप्ट कोड वो उसमें लगा कि उसमें अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, एक इनोवेटिव का फॉर्मेशन बन चुका है और 200 मिलियन के ऊपर भी कंसोलिडेट कर रहा है लास्ट 2-3 दिनों से, तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। और लास्ट दिन आज के दिन में वॉल्यूम के साथ एक अच्छा अपमूव देखने में मिल रहा था, तो इसके हिसाब से सेटअप के सबसे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के मीडियम टर्म नजरिए में एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है नारायण हृदयालय में। तो करेंट लेवल्स पे थोड़े डिप्स में बाय करने की राय रहेगी। 1880 से 1860 के रेंज में बाय कर सकते हैं। टारगेट्स बनेंगे 1960 और 2000 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1800 का नारायण हृदयालय में। ऑलराइट, हरीश जी, नंदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही, लेकिन